आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है, लेकिन ये उत्साह और जोश यहाँ मौजूद दर्शकों का खत्म नहीं हो रहा है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि देखिए देश में अगर संपत्ति के आधार पर आप देखें तो तीसरा सबसे बड़ा बलवान कौन, सबसे ज्यादा पैसे और संपत्ति वाला कौन, तो भारतीय, अगर आप देखें भारतीय रेलवे और डिफेंस के बाद यानी रक्षा क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा देश में संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। और अगर उसी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सरकार सामने आ रही है तो आज तक ये मानता है कि इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए लगातार 6 बजे से आप हमारी ये कवरेज देख रहे हैं, क्योंकि कल 12 बजे माना जा रहा है लोकसभा में ये बिल पेश होगी। लगभग 8 घंटे इस पर बहस चल सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल होंगे। अगर वो जुड़ गए हैं तो उनको दिखा दीजिए एक बार। हमारे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद फैज़ खान साहब जो कि कन्वीनर है MRM के, मौलाना अंसार रजा साहब जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, और तस्लीम रहमानी जी प्रेसिडेंट MPCI के। तीनों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। इन तीनों से चर्चा करेंगे ताकि हर पक्ष की बात सामने आए। ये वक्फ संशोधन बिल और इसके जरिए अगर भ्रष्टाचार को वक्फ बोर्ड में खत्म करने का दावा सरकार कर रही है तो आखिर उसका रोड मैप क्या है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि NDA में ही खटपट की खबर आ गई, और ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या अगर JDU और TDP का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि याद रखिए इन दोनों ही पार्टियों को, और अभी तो बिहार में चुनाव होने वाला है, नीतीश बाबू को तो चाहिए मुस्लिम वोट। पारंपरिक रूप से भी अगर आप देखें तो उनको मुस्लिम वोट मिलता रहा है, लेकिन सबसे कम वोट उनको पिछले विधानसभा में मिला था। लेकिन लोकसभा आते आते BJP JDU को 12% वोट बिहार में मिला था। अब ऐसे में अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो क्या खुलकर वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़े हो सकते हैं नीतीश कुमार? आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि तस्वीर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि वक्फ बिल जब पेश होगा तो टीम NDA का रुख क्या होगा? नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बिल का समर्थन करेगी या नहीं? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। वक्फ बिल पर टीम NDA में संकट काल। क्यों JDU को मुसलमानों की याद आई? क्या वक्फ बिल पर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? इधर या उधर बिल पर JDU है किधर? वक्फ बिल सस्पेंस है फुल। वक्फ बिल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद घंटों के बाद वक्फ बिल लोकसभा में पेश होगा, लेकिन बिल पेश होने से ठीक पहले JDU के स्टैंड ने बिल के भविष्य को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। सस्पेंस की वजह है 2 तस्वीरें। वक्फ बिल को लेकर JDU के तमाम नेताओं के बयान आए। सभी ने एक सुर में यही दावा किया कि नीतीश के राज में देश के मुसलमानों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता। संदेश यही दिया कि मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इधर JDU का बयान आया और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से JDU के 2 बड़े नेताओं की वक्फ बिल को लेकर अहम मीटिंग हुई। संकेत यही है कि वक्फ बिल को लेकर NDA में सब कुछ ठीक नहीं। क्या लोकसभा में जब वक्फ बिल पेश होगा तो JDU की तरफ से पूरा खेल पलट सकता है? सवाल बड़ा है, क्योंकि JDU की टॉप लीडरशिप ने एक तरफ वक्फ बिल को लेकर अपनी शर्त रख दी है, दूसरी तरफ BJP को सीधा संदेश दे दिया है कि मुस्लिम समाज के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम चुनाव में जीते या हारे हर कुर्बानी देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको वोटों का लाभ होगा तो कोई पोलराइज करेगा हम करने देंगे, एंटी पोलराइज करेगा हम करने देंगे। नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है। कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।
वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ आपातकाल बैठक भी की। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर उनके संशोधन मान लिए गए हैं, लेकिन फाइनल फैसला कल होगा। ठीक ऐसे ही टीडीपी ने भी वक्फ बिल को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है, मतलब बिल का समर्थन करेगी या विरोध। बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल पेश होने से चंद दिन पहले नायडू ने एक बड़ा बयान दिया था। అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. साफ है टीम एनडीए में वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। सवाल यही है कि जैसे संकेत जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल को लेकर दिए हैं, वैसा ही बिल पेश होने के बाद भी रहता है या नहीं। सस्पेंस गहरा है। आज तक ब्यूरो। तो इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एक तो विपक्ष ने ये तय कर लिया है उनकी रणनीति क्या होगी, खुलकर सभी इसके खिलाफ में वोट करेंगे, सभी अपने वक्ता तय करेंगे। लेकिन ऐसे ही एक वक्ता जो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुधांशु जी, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है और वक्फ संशोधन बिल एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आप देश में कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई जहां पर कुछ मुस्लिम ईद भी मनाने गए तो काली पट्टी बांधकर। जो आशंकाएं हैं वो एक एक करके आपके सामने रखती हूँ, आप जवाब दीजिए, आप बताइए कि हाँ ये ऐसा नहीं है या है। सबसे बड़ी जो आशंका लोगों के मन में है वो ये है कि सरकार वक्फ की जमीनों को उनसे छीनना चाहती है। सरकार वक्फ बाय यूजर खत्म करके जो अभी तक उनके हिस्से में था वो सब उनसे लेना चाहती है। इस पर क्या जवाब? देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि जितने भी मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इको हो रहा है, जरा उसको ठीक करवा दीजिएगा, जैसे मस्जिद कमेटी है, इमामबाड़े की कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी है, उनके अधिकारों और उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा, वो कमेटी जिसको चाहेगी वही रहेगा। किसी प्रकार का कोई उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता है। ये केवल वो है कि जो जमीनें दान दी गई हैं और उसमें भी जो रजिस्टर्ड लैंड हैं, यानी जो क्लियर कट वक्फ बोर्ड के पास है, उस जमीन के स्टेटस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल वो जिनके के लिए विवाद है, जैसे उदाहरण के लिए सूरत नगर निगम की बिल्डिंग के ऊपर दावा कर रखा है, जो अनसेटल्ड है, वो अब नई प्रक्रिया के तहत होंगे, या कोई पार्लियामेंट पे दावा कर रखा है किसी ने, यदि अभी टेक्निकली नहीं किया है, तो वो उसके आधार के ऊपर सेटल्ड होंगे। तो बॉटम लाइन बहुत क्लियर है, किसी भी मुस्लिम रिलीजियस संस्था के अंदर कोई दूसरा सरकारी सदस्य नहीं आ रहा है, जैसे मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान। और दूसरा, जो उनकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, यानी जो उन्होंने क्लियर कट लेके अपने नाम में रजिस्ट्री करा ली है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह भविष्य के लिए बनाया जा रहा है कि जो वाद विवाद करने का प्रयास किया जाता था, जो कहीं ना कहीं अव्यवस्था क्रिएट हो रही थी। सिर्फ एक उदाहरण जिससे आपके लाखों दर्शक समझ सकते हैं कि 9,60,000 एकड़ जमीन हो और उससे कुल लाभ जो हो वो 166 करोड़ रुपए हो, और एक अकेले राम मंदिर से 3,000 कुछ सौ करोड़ रुपए का लाभ हो और 500-600 करोड़ रुपए का टैक्स पे कर दिया जाए, और यहाँ कुल आमदनी 163। जो भी देख रहा सांसद महोदय, थोड़ा दिमाग पे आमदनी जोर कैसे डालेगा, बढ़ेगी, उसका ये क्या कैसे रोडमैप है पॉसिबल? संशोधन में हम मानते हैं, और ये सच्चर कमेटी ने भी कहा कि आज अगर प्रॉफिट ठीक से 10% भी हो जाए तो 12,000 करोड़, जो कि अभी 1.25 करोड़ के करीब सिर्फ कमाई हो रही है, वो 12,000 करोड़ हो सकती है। ये तब उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा था। लेकिन कहाँ है रोडमैप, कहाँ है, आमदनी कैसे बढ़ेगी, क्या कीजिएगा? हाँ, रोड मैप बता रहा हूं। देखिए, पहली बात, अब जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। नंबर 2, आपके जो भी सदस्य होंगे उनकी एक नियमित प्रक्रिया होगी और वो आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। तो अभी जो अंजना जी गोलमाल हो जाता था
कि कोई जमीन किसी प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी, न किसी को यह पता है कि इस पे मालिकाना हक किसका था, न जो साइन करने वाला वो एथोराइज था या नहीं था, वो उससे पहले प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर्ड थी भी या नहीं थी, ये तो पता नहीं। वक्फ बोर्ड से लेके उसने अपने नाम रजिस्टर करवा ली और उससे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है और इधर वक्फ बोर्ड के नाम पे कुछ हजार रुपए के या 1-2-4 लाख रुपए आ रहे हैं। ये खेल अब खत्म हो जाएगा। रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी, जो उस बोर्ड के सदस्य होंगे या उस ट्रस्ट के सदस्य होंगे सबके नाम ऑफिशियल होंगे, तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी। अब किसी के लिए संभव नहीं रहेगा कि अपने चेहरे पर नकाब रख के प्रॉपर्टी जो दी गई है दान करने के हिसाब से, यानी किसी ने दी है मजहबी अकीदे के साथ सवाब से, यानी मैं हिंदी में कहूं किसी ने धार्मिक भावना से दिया हुआ है पुण्य लाभ करने के लिए और उससे कमाई की जाए व्यावसायिक, यह रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई सवाल है सीधा सुधांशु जी के लिए तो मैं आकर वो सवाल आपसे पूछ लूंगी, आप उनसे सीधा पूछेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मेहमान हैं और मुझे लगता है कि उनका भी जो सवाल है, मौलाना अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं, देखिए सरकार बेहतरी के लिए, और भ्रष्टाचार का मामला तो आप ही पिछले शो में मान के चाह चुके हैं, आपने खुद ही कह दिया कि हाँ भ्रष्टाचार तो है। अब ऐसे में कोई तो संशोधन लाएगा ना। इसको ये कहना कि ये सिर्फ इसलिए कि मुस्लिमों की जमीन हड़पनी है, वो उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, आपको इस पर क्या लगता है? देखिए अंजना जी, मसला ये है कि भाजपा कहती कुछ है करती कुछ है। क्या ये श्योरिटी देंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के एयरपोर्ट भारत के लोगों के टैक्स से बने और अडानी को नहीं बेचे गए, क्या बाद में जाकर के वक्फ की ज़मीन का यही हाल तो नहीं होगा? ये श्योरिटी देगा कौन? और फिर ये कोई लिखित में तो दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा साहब वो तो टीवी पे बोला था मैंने, जो चीज़ें पार्लियामेंट में बोली गई वो बाहर आकर के नकार दी गई, तो कैसे भरोसा करे? शक यहाँ हो रहा है। नियत जो आपका है, प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में कर कौन रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सड़क पर तो मुस्लिम समुदाय निकल रहा है। देखिए सड़क पे मुस्लिम समुदाय ही निकलेगा क्योंकि उनके साथ धोखा होने वाला है। कौन धोखा कर रहा है? कौन धोखा कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। अच्छा, ये कल पता चल जाएगा। हाँ, और एक बात बता दूं आपसे, ये जो 2-3 लोग टोपी पहन करके घूम रहे हैं ना, कौन लोग? बिहार से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, इन सबको टोपी पहनाई जाएगी कल। कौन कौन? नाम देने से डरते? नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सब जो टोपी पहनाई जा रही है ना, कल ये सब टोपी पहनेंगे। ये टोपी के खेल में ही आप लोग वोट बैंक बनाते हैं। टोपी तस्लीम रहमानी साहब, कौन टोपी किसको पहना रहा है? इसके बाद आ रही हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। टोपी का मसला है, ये लोग टोपी के वाले लोग जाने, मैं तो बेटोपी का आदमी हूँ, पेंदा मगर मजबूत है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीधे पूछना चाहता हूँ, सुधांशु जी ने जो कुछ फरमाया अभी वक्फ के ताल्लुक से, आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि आप डिजिटलाइज कर रहे हैं और हर चीज़ वो डिजिटलाइज होके ऑनलाइन होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी, तो बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। ऑलरेडी डिजिटलाइज, और आप डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तभी इतने सारे स्टैटिस्टिक्स अंजना जी यहाँ टेलीविजन पे दे पा रही हैं। वक्फ के सर्वे 10 बार हो चुके हैं। सवाल ये है कि आपने आज जो प्रॉपर्टीज वक्फ की कब्जे में है, मुसलमानों के माफिया के कब्जे में भी हैं, मुस्लिम माफिया के कब्जे में बड़ी तादाद में खुद भी कह रहे हैं। मैं मुझे कोई कौन रोकेगा? मैं अपनी कमी का अपने कीड़े पे पहले खुद गिनूंगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे सरकारों के कब्जे में है। दिल्ली में 350 प्रॉपर्टीज हैं जो कब्जे में है, 350 प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारों के कब्जे में हैं। क्या आपके उस डिजिटलाइजेशन के बावजूद आपने वो कब्जा छुड़वा लिया? आपकी सरकार दिल्ली में ना हो लेकिन सेंटर में हो, हाई कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं कि ये हैंड ओवर कीजिए। 14 एकड़ जमीन रिंग रोड पर शीला दीक्षित साहिबा ने अपने चेयरमैन हारून यूसुफ के जरिए कब्जा करवाई और उसके पेपर्स गायब हो गए। अब आप उसको कैसे पहले से डिजिटलाइज हो चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे? दोनों बातें बता रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब की पहली तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उन्होंने कितनी साफगोई से बात कही कि मुस्लिम माफिया के कब्जे में भी है। तो अब बिल्कुल बात साफ हो गई कि किसी भी प्रकार के माफिया के कब्जे में अगर कौन सी जमीन है तस्लीम रहमानी साहब जो सवाब के लिए दी गई है, ये एक नॉर्मल जमीन नहीं है जो किसी ने धार्मिक भावना से दी है, तो समझिए उसके लिए कितना बड़ा वो हो गया। अब आ रहा हूं डिजिटाइजेशन पे। जनाब सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन के साथ डिजिटाइजेशन करके उसको वेबसाइट पे लगना था। अभी तो डिजिटाइजेशन इस बात का है कि जमीन के ऊपर इनका दावा है,
पर उस दावे की क्लैरिटी हो गई, मालिकाना हक साफ हो जाएगा, बोर्ड के मेंबरों की तादाद एकदम साफ हो जाएगी। है अंजना जी ने आपसे जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि वक्फ को यूटिलिटीज और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बिल में प्रोविजन क्या है, वो तो बताइए। हाँ मैं बता रहा हूं जब वक्फ जमीन को कोई माफिया को बेच नहीं पाएगा, सुनिए जनाब, जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी वक्फ की जमीन को कोई बेच नहीं पाएगा तो मानी हुई बात है कि तब इसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, यूटिलाइजेशन अपने आप लीगली होगा। जो आपके रूल्स और बायलॉज में होगा कि इस काम के लिए जमीन दी गई है, उस काम के बाहर कोई यूज नहीं कर पाएगा। इसको अगर हम कानूनी जामा पहना रहे हैं तो क्या गलती है? अब मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, शक और शुबह जानते क्यों है? क्योंकि आप लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला, कौन सी गारंटी ऐसी है कि एयरपोर्ट, सरकार का एयरपोर्ट अडानी को नहीं दे दिया जाएगा? मौलाना साहब जरा गौर फरमाइए, हमारी सरकार आने से पहले एयरपोर्ट सरकार का नहीं था, वो जीएमआर कंपनी का था और जीवीके कंपनी का था, और उन लोगों ने डेवलप किया था। और उसके बाद एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया। कि सरकार का एयरपोर्ट था और दे दिया गया। यही मैं कर, क्या बात, क्या बताइए, जीएमआर का एयरपोर्ट था कि नहीं? जीवीके का एयरपोर्ट था कि नहीं बॉम्बे का? सरासर झूठ मत बोलिए साहब। 2010 में जीएमआर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया था। एक ही एयरपोर्ट ना दिल्ली का, और बाकी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसको दिए गए? रातों रात नाम बदल दिए गए सर। दिल्ली बॉम्बे दोनों का बता रहा हूँ, रातों रात नाम बदल दिया गया लखनऊ एयरपोर्ट का। आप क्या, अब देखिए बीच में मत बोलिए। जिस नियम के तहत 2010 में एयरपोर्ट दिए गए उसी नियम के तहत अब देखिए गलत फैक्ट आया और आप बीच में बोलने लगे। तो आप ही बनाएंगे, गलत फैक्ट आया और आप बीच में बोलने लगे। ऐसे नियम बनाएंगे आप कि साहब आपने नियम भी ऐसे ही बनाएंगे कि सब कुछ आपके हाथ में रहे। अच्छा, मेंबर कहां से लाएंगे आप? इसके मेंबर कहां से लाएंगे? ना 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 ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मैंने तो आपको यही जब, अरे भाई फिर बीच में बोल रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा ना, एयरपोर्ट जिसको दिया गया उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया, इसमें सरकार कहां है? तो उसी प्रकार वक्फ बोर्ड में सरकार कहीं नहीं। मगर जो आपने शक पैदा किया ना सर रजा साहब, आपने कहा शक जी मानना पड़ेगा साहब, भाजपा के प्रवक्ता को पुरानी है, कितनी सफाई से देश के लोगों को पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको भी पड़ेगा ना। आप अभी वैसी ने जमीन हड़प ली, कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है। अब वक्त देखते ही आप पलट गए। वक्त देखते होनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए। रुक जाइए, बीच में बोला गरीबों के लिए वक्त की लोगों के भी सवाल लेने हैं, यहाँ से भी सवाल लेना, जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंजना जी, आपकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा, न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। वफ़ के मैटर पर मीडिया का जो रोल होना चाहिए आपने बखूबी निभाया। मैं दूसरी तारीफ करूंगा सुधांशु जी की, क्योंकि जो काम मुसलमानों को करना और कहना चाहिए था वो ये कह रहे हैं और ये कर रहे हैं, क्योंकि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में यही बात की गई है कि अल्लाह के नाम पे चैरिटी करो, दान दो, सदका जारिया। जो एक बार दान दिया तो लंबे समय तक वो लाभ देते रहे, लेकिन रहमानी साहब ने स्वीकारा कि उसे खुद मुस्लिम माफियाओं ने अपने कब्जे में लिया है। और सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो मामले अनसेटल्ड हैं उन पर यह कानून लागू होगा। और अमित शाह जी कह चुके हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से जो मस्जिदें बनी हुई हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद भी आप मुसलमानों का और ईद का इतना दुरुपयोग करेंगे, ये कहेंगे कि ईद पर नए कपड़े नहीं पहनो, काली पट्टी नहीं बांधो, जबकि अंजना जी बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने खुद जन्नत से हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए नया कपड़ा भेजा था ईद पर पहनने के लिए। हम अल्लाह की बात माने, ये ओवैसी की बात माने, ये तौकीर रजा की बात माने, जो ईद के खुशी के त्योहार में भी हमें ये कह रहे हैं कि तुम नया कपड़ा नहीं पहनो। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा जी, अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, फैक्ट चेक कीजिए, 2006 से 2010 के बीच में बना है एंटीलिया। उस समय किसकी सरकार थी जी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। क्षमा चाहूंगा, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो उतना सच बोलने की हिम्मत आपके अंदर अभी नहीं है।
जितना सा हमें तो जब बोल पता ही रहे नहीं हैं, था, आप बोल मंत्र भी जानते हैं, शेरो शायरी भी जानते हैं, गजब ही है। सुधांशु जी से सवाल है, ठीक है। मैम मैं सर से बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वक्फ बाई यूजर ख़त्म कर रहे हैं, अगर कोई मस्जिद 300-400 साल पुरानी है और किसी ने उठ के ये कह दिया कि ये मस्जिद नहीं है, तो उसकी जांच कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर जो है सरकार के अधीन काम करते हैं, क्या वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएंगे? और अगर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात बहुत साफ कह दिया गया कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मानी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि जो असल ईमान में यकीन रखता होगा, मुसल ईमान होगा, यानी ईमान का पूरा होगा, तो उसने लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही मस्जिद बनाई हुई होगी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये सवाल ही अपने आप में आपका इनफ्रक्चुअस हो जाता है कि साहब गलत जमीन के ऊपर तो होगा नहीं। अब रही बात इसकी कि अगर कहीं पर कोई आपने दावा कर रखा है कि ये हमारी है, जैसे एयरपोर्ट पे दावा है, जैसे बताया नगर निगम पे दावा है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी, खैर लीगली नहीं किया है मगर बातों बातों में दावा किया है, वो सारी चीजें अब इस रूल के तहत होंगी। और दूसरी बात आपने कहा कि साहब डीएम के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये दावा किया जाता है कि 300 साल पहले ये जमीन फला नवाब ने, कहती हूँ एक मिनट में इनको जरा क्लियर कर दूं अंजना जी। अंजना जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये कहा जा रहा है कि 300 साल पहले फला नवाब ने ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी थी, उसका क्या होगा? इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें, फिर समझाइए। फिर बीच में सवाल इनका है, इन्हीं को श्रेय लेने दीजिए। यहाँ दोनों में अंतर क्या है? इतना अच्छा पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या। मैं दोनों बातें बता रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि जितने भी प्रकार के जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात इसकी कि जो मैंने आपसे बताया कि अब जितने भी प्रकार के नए केसेस आएंगे, अब आपने कहा कि अगर ये दावा किया गया कि 200 साल पहले फला नवाब ने ये जमीन वक्फ को दे दी थी, तो मेरे भाई ये बताइए 200 साल पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा? जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगा ना, तो कैसे वेरीफाई होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वहम और बदगुमानी जो फैलाई जा रही है, और अगर आप ऐसे कहें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज के ऊपर देखता है, तो वो कैसे होगा? मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रुक जाइए रहमानी साहब, एक तो आपकी आदत बहुत खराब है, नाम लिए बिना आप शुरू हो जाते हैं। सर प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, ऐसे मत कीजिए। वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये लोग भी सवाल ही कर रहे हैं साहब, अपनी आवाज सुनने की इतने शौकीन ना बने। जवाब देता हूं। माय क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो इन लोगों ने इंक्लूड करे हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और जो प्रॉफिट एट लार्ज सोसाइटी को दे रहे हैं? कहाँ से वो विकास आएगा? चल, बहुत अच्छा। मैम मेरा क्वेश्चन उनसे है कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है जो कि नॉन अपीलेबल और बाइंडिंग है। अगर ये अमेंडमेंट हमें राइट दे रहा है अपील में जाने के लिए, जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए दोनों के लिए राइट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप में से लॉ के स्टूडेंट्स कितने हैं? मुझे आपके सवाल से लगा था कि लॉ के स्टूडेंट्स इधर भी हैं। लॉ के स्टूडेंट्स, वाह, चलिए जवाब दीजिए इसका। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब। पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जब से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मसला आया कि जो भी आता है वो ये कह देता है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रखे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया है। वक्फ के नाम पे जो जमीनें हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हम कहीं भी हाथ रख के अपनी जमीन नहीं बता देंगे। और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि साहब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात आती है तो मथुरा काशी भी तो रजिस्टर्ड है, फिर दावा क्यों कर रहे हो? 53,000 मस्जिदें, उस पर क्यों दावा कर रहे हो? सब रजिस्टर्ड है। ठीक है, सवाल इसका जवाब, आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा, अब इसका जवाब सुनिए जल्दी से। इसका सुधांशु जी आप सीधा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मथुरा काशी इन जगहों पर तो रजिस्टर्ड है, अब उस पर क्यों दावा कर रहे हैं? सीधा टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। जो इन्होंने कहा जो 120 प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते दाते दे दी, उनके रजिस्ट्री के कागजात दिखा दे। नहीं था साहब, सरकार ने अपना दावा वापस ले लिया। और रही बात इसकी, जो इन्होंने कहा मथुरा और काशी और जो मुझे लगता है राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, तो आपको पता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कब जाके पैरोकार बना है राम मंदिर में? डेट बता सकते हैं आप? आपको ना पता हो तो मैं बताता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 को श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए। रूल ये कहता है कि 12 साल की मियाद तक अगर आपने दावा नहीं किया तो टाइटल सूट पे क्लेम खत्म हो जाता है। और वो दावा दिसंबर 1961 में किया गया, जब 12 साल की मियाद पूरे होने में 10-11 दिन रह गए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है वो 12 साल इसलिए मुस्लिम समाज ने दावा नहीं किया हमारे लिए नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए इंपॉर्टेंट है।
और पूरी बात सुनिए सर, आप पूरी बात ईमानदारी सुनिए। तब जाके किसने आपको भड़काया? इसी सेकुलरिस्टों ने, यही लेफ्टिस्टों ने, यही एक्टिविस्टों ने कि चढ़ जा बेटा सूली पर और भिड़ जाओ। फिर जब 80 के दशक में मुद्दा आया, फिर मुस्लिम समाज ये सोच रहा था कि इसमें नहीं पढ़ना है, फिर इन्होंने समझाया। जनाब, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में जो वहम बैठाला हुआ, जो मैं पूरी बात कर लूं। मौलाना साहब, आपने कहा कि आपको शक हो रहा है, तो शक तो आपको 1990 में भी था कि बीजेपी आएगी तो यूपी में खा जाएगी। ऐसा नहीं हुआ ना। आपने कहा कि बीजेपी सेंटर में आएगी तो खा जाएगी, अटल जी की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा गुजरात में आएगी तो खा जाएगी। बीच में नहीं, हाथ उठाइए। स्थिति में है और वो सबसे ज्यादा जकात देता है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो बोलेंगे ना। एक सुनिए, एक शेर कहना चाहूंगा मैं, अंजना जी। हाँ। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरी माने गए हैं, जो सबसे अच्छा इलाज कर लेते हैं, मुसलमानों में हकीम लुकमान माने जाते हैं, पर उनके लिए एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी बड़े से बड़े मर्ज का इलाज वहम का सही में किसी के पास उपचार नहीं है। सुधांशु जी, 2-3 सवाल, बच्चे बहुत देर से इंतजार। मैम, कई लीगल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जो है बिल है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है, तो इसके कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन। मैं इसके बाद आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैम, ये बिल कैसे इन इश्यूज को एड्रेस करेगा, जैसे कि मिसमैनेजमेंट, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी? एक आखिरी सवाल। बढ़िया इसका सवाल, अच्छा बच्ची को पूछना। अगर इस बिल का एक ही मकसद है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी से आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, इसी से जवाब लेते हैं। छोटा छोटा जवाब आप दोनों दीजिए। कहाँ से शुरू करना है? अरे, पारदर्शिता में क्या प्रॉब्लम है मौलाना अंसार रजा साहब? सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर आपको वही पसंद है। बच्ची का भी तो जवाब दीजिए ना, कि खाली भड़काने का काम कीजिएगा। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं आप, बस ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू में पढ़ते हैं, योगी जी ने सुन लें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब रहा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इनके जो छोटे मोटे दल है ना, यहाँ ये टीवी पे कुछ बोलते हैं और टेलीफोन पे मैसेज कर देते ग्रुप में कि मस्जिद के सामने जाके नारे लगाओ, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, तुम कब्जा करो जाकर के। इस पे शक है, डर यहाँ लगता है। हम तो चाहते हैं कि जो गरीबों के लिए वक्फ की गई उसका फायदा गरीबों को मिले। एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने अपनी बात की मुझसे, हाँ, आपसे काउंटर बड़ी मेहरबानी। उन लोगों के डर का क्या, जिनके घर को, मतलब एक सोसाइटी में आप एक पूरे गांव को अगर तमिलनाडु में कहते हैं कि वक्फ की जमीन है, और वहां पर एक गरीब किसान जब अपनी पैसे देने के लिए जाता है तो वो कहते हैं उसको कोर्ट वाले, तुम अपनी जमीन नहीं बेच सकते क्योंकि ये तो वक्फ ने जमीन घोषित कर दी है, तुम जाकर एनओसी लेकर आओ। उनके डर का क्या? अगर आप द्वारका पेट में 2 द्वीपों को कह देते हैं ये वक्फ की जमीन है, तो फिर हिंदू धर्म मानने वालों का क्या? उनके डर का भी खत्म नहीं हुआ है साहब। अगर आप देश की संसद को वक्फ की जमीन कह देते हैं, तो इस देश के आम नागरिकों के डर का क्या? अगर ओवैसी जी कह देते हैं कि संभल में जो पुलिस चौकी बनी है वो वक्फ की जमीन है, तो फिर उस डर का क्या कि पुलिस चौकी क्यों नहीं वहां बन सकती? मतलब खाली एक तरफा कहानी सुनाएंगे। एक एक जवाब दूं ना? जल्दी से दीजिए, इतना टाइम नहीं है। हेलो हाय। सबसे पहले तो आपने जो एक बात कही है कि संसद बोल दें, संसद की जमीन को बता देना, ये कुछ लोग वो हैं जिन्हें टीवी पे आने का शौक है, जो उनकी बाइट लेने के लिए जो लोग जा रहे हैं ना, उनसे कहो कि अगर आपने ये कहा कल होकर के सूरत नगर निगम की, मैं तमिलनाडु से शुरू करता हूँ। सूरत नगर निगम की जमीन को डिक्लेयर कर दिया है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। सूरत की जो एक फ्लैट को जो साबित किया गया वो वक्त नगर निगम बोल रही हूँ मैं, नगर निगम ने साबित, उसके पास कागज हैं, और जिन्होंने पार्लियामेंट की बात कही उनके पास कागज नहीं, वो सिर्फ लाइमलाइट। अब कल होकर के हम आज तक के स्टूडियो पे दावा कर दें, हमें लोग एएनआई वाले ढूंढते फिरे, अरे साहब आज तक पे दावा कर दिया है, कोई कागज थोड़ी हमसे पूछेगा। हम ऐसी बिल्कुल किसी भी अफवाह के पक्ष में नहीं है। जो हमारी जमीन है वो हमें वापस कर दो। हम किसी की जमीन ना नाजायज लेना चाहते हैं ना नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट में कितने मामले चलेंगे? 40,000 केसेस। कोर्ट में तो हजारों मसले चल रहे हैं। यहाँ कोर्ट में एक रात में सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, चिल्लाने की आदत है। 40 साल तक मर्डर का फैसला नहीं होता। 40,000 केसेस हैं देश अभी जो वक्फ के खिलाफ है, उनमें से 24% मुस्लिम लोगों ने ही केस किए हुए हैं। उनका क्या?
नहीं देखिए, जिन्होंने अब दावा, नहीं। उनके पास प्रूफ होगा ना। तो मतलब ये हुआ कि वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल अथॉरिटी नहीं है, जो अभी नहीं बच्ची है, ने जो सवाल भी किया अभी था, जो तमाम यहाँ से चीजें सवाल चलिए हुआ ठीक है। Under सुधांशु जी, scrutiny of जितने the बच्चों court का है। सवाल था और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी जो मानवाधिकार मिले हुए हैं उन मौलिक अधिकारों का हनन है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, बहुत साफ बताते हैं। जो लोग मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो भारत के कानून में व्यवस्था है कि अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ सकते हैं। भारत सरकार किसी की जमीन छोड़ती नहीं है। अगर भारत सरकार का भी झगड़ा हो जाए आपकी जमीन से, तो ऐसा नहीं कह देगी हाँ ठीक है अपनी जमीन ले लो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। मगर वक्फ बोर्ड में 2013 में वो परिवर्तन किया गया, ये कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड का डिसीजन आपके खिलाफ आएगा तो पहले आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, केवल ट्रिब्यूनल में, ऊपर नहीं जा सकते। और जो मामले आपके पहले के हैं, जो कह रहे हैं ना कि साहब इसका मतलब कोर्ट में जाते थे, वो 2013 से पहले के, क्योंकि जो पहले का लॉ है उसके अनुसार वो चल रहा है। आप सोचिए कि भारत के कानून में कैसे ऐसी व्यवस्था बन सकती है। और दूसरी बात, यहां पे मामला सिर्फ मुसलमान और हिंदू का नहीं है, केरल में चर्चों की जमीन कब्जा की गई है। इसीलिए आज कैथोलिक बिशप काउंसिल ने समर्थन किया है कि वक्फ एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। मैं तमिलनाडु के उस मंदिर की बात कह रहा हूं जो 1500 साल पुराना है। मेरे भाई सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है 15 अगस्त 47 बोर्ड कह रहा है उसको आप कंफर्म कर रहे हैं, का स्टेटस नहीं चेंज आप तो उसी बात, हालांकि चर्च और मंदिर पर दावा इस तहरीक की हिमायत नहीं करता, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आप तो पर्सनल बोर्ड वाली बात कर रहे हैं, तो आप दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे हैं क्या? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही देंगे, मुझे बता दीजिए कि भाजपा ये बोर्ड वहां लागू कर देंगे जहां फायदा होगा। ये सारी चीजें कानून के रूप से साफ हो जाएंगी। अरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आज समर्थन की घोषणा की है। ठीक है। ये सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं, मुझसे बार बार कह रहे हैं पूछने को कि आपने जेडीयू और टीडीपी को कैसे संभाला, क्योंकि अब तो लग रहा है आपने गुगली मार दी है। और ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये बिल तो पास होके रहेगा। बिल्कुल बिल पास होके रहेगा। जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ है, पासवान जी हमारे साथ हैं, नीतीश बाबू हमारे साथ, और सब अच्छे से जानते हैं अब तुष्टीकरण की राजनीति चलने वाली नहीं है। प्रगतिशील मुसलमान हो गए हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हो गए हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये बिल बिल्कुल पास होगा। और पुनः मैं बताऊं, भारत में इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष बैठे हैं और गरीब नवाज के दर के सबसे बड़े अधिकारी दीवान साहब और नसीरुद्दीन साहब अजमेर दरगाह के, उन्होंने बिल का समर्थन किया है। इससे बड़ा उदाहरण और नहीं चाहिए कि प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इलियासी इस बिल के साथ हैं। 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान इसके साथ है। जो देशभक्ति की बात करेगा उसे आरएसएस वाला कहते, तो आरएसएस को आपने पॉजिटिव सिद्ध कर दिया। बिल्कुल है, हम लश्कर तोयबा से नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं है, हम इंडियन मुजाहिदीन से नहीं है, लश्कर झांसी से हम नहीं है, हम बोको हराम से नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि देश बीजिंग मॉस्को से नहीं चलेगा, देश इस्लामाबाद से नहीं चलेगा, दिल्ली और नागपुर से चलेगा। तो आपको दिक्कत फुल फॉर्म में आ गया, आपने सवाल लपक लिया। बस सुधांशु जी, अरे सुधांशु जी से सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख, और दिल को बहला ले, इजाजत है मगर इतना न उड़, रोज सपने देख, लेकिन 2027 के सपने इतने प्यारे न देख। चलिए ठीक है, जल्दी से एक बार सुधांशु जी का सवाल था, इन्होंने लपक लिया, एकदम दिल से बोलने लगे। लेकिन सुधांशु जी जल्दी से बताइए। हाँ, अच्छी बात है, दिल से बोलिए। मैंने एक सेकंड सुधांशु जी से कुछ सरकार से पूछना है, आप तो बोल ही रहे तब से। सुधांशु जी, जेडीयू से आपने कैसे मनाया और टीडीपी को, क्योंकि आपको चाहिए ना चाहिए, उनको तो मुस्लिम वोट चाहिए। खबर आ रही है कि दोनों साथ देंगे। ये भी भेज रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं कह रहा हूं मुसलमानों को ना मिले तो दिक्कत, सौगातें मोदी मिल गई तो दिक्कत। यही है जेडीयू और टीडीपी को हकीकत समझ में आई है। जिसके पास, मैं तो उर्दू बोल रहा हूं, जिसके पास जरा भी लियाकत होगी उसे सदाकत समझ में आ जाएगी। यानी जिसके पास जरा भी बुद्धि होगी और उसको यथार्थ समझ में आ जाएगा। अब अगर किसी ने अपने आंखों के ऊपर चश्मा ही लगा रखा है कि उसे नहीं मानना, जिसे कहते हैं सोते आदमी को जगाया जा सकता है पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। अब रही बात इसकी, मैं एक और बात कह दूं जो अभी फैज साहब ने कही। देखिए, ये गरीब और गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर लोग जो मुसलमानों को अपनी बादशाहत समझते हैं, जो मानते हैं कि जिसे कहते नहीं थोक और अधिकृत विक्रेता,
यानी मुस्लिम वोट के थोक और अधिकृत विक्रेता वो जो अपने को समझते हैं और एक गरीब मुसलमान, तो ये गुर्बत और बादशाहत की लड़ाई है जनाब। और हम उस गुर्बत के साथ खड़े हुए हैं, मगर आप लोग उस चौधराहट के साथ खड़े हुए हैं, उस बादशाहत के साथ खड़े हुए हैं, जिसे मैं ऑन द लाइटर नोट अंजना जी एक बात बोलूं, मुगले आजम बड़ी फेमस फिल्म थी। उसमें जब अनारकली कैद कर ली जाती है तो सलीम यह कहता है कि भाई आज स्थिति यह हो गई है कि वो कहता है कि जब्त मुझसे करने को कहा जा रहा है। यानी आज गरीब मुसलमान क्या कह रहा है, जब्त मैं करूं जिसकी कि आप दुनिया वीरान कर रहे थे, और जब्त वो ना करे जिनके सिर्फ शौक के बादशाहत को ठेस पहुंची है। ये चंद कट्टरपंथी लोगों के शौक के बादशाहत की लड़ाई है, और दूसरी तरफ ये हक और हुकूक और सदाकत और लियाकत की लड़ाई है। इसलिए मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा ईमानदारी के साथ कि जो लोग भाजपा के बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते रहे, इधर हम लगातार बढ़ते रहे। आप बीजेपी और मोदी जी के लिए नफरत देते रहे और जनता हमको मोहब्बत देती रही, और अब मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा समर्थन हमारे साथ आ गया है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, इन लोगों को अपनी रास्ता बदलना चाहिए, वरना आपकी लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शेर में कहना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफर ऐसा जवाब देना हुई चाहता हूं हमने इनको। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, पता नहीं तस्लीम जी जब आप बोलने लगते हैं तो खबर तो बड़ी आ जाती है। चलिए, लेकिन खबर ये है कि जो चेयरमैन है वक्फ बिल की जेपीसी के, उनका बड़ा बयान आया है। बिल पर विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। जेपीसी में दिए गए संशोधनों पर को शामिल किया गया है। ये जगदम्बिका पाल का दावा है, जो कि चेयरपर्सन थे उस जेपीसी के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी वक्फ बिल पर। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुना देते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ जगदम्बिका पाल साहब हैं जो कि जेपीसी के चेयरमैन थे। उनसे पूछते हैं, पाल साहब ये बताइए, टीडीपी हो या फिर जेडीयू, दोनों ने अपनी सहमति दर्ज कर दी है कि जो उनकी कंप्लेंट्स थी या शिकायत थी या रिजर्वेशंस थे वो दुरुस्त हो गए इस अमेंडेड बिल में। तो क्या जेपीसी ने खास तौर से ध्यान रखा था इन सब बातों का? देखिए, ये तो जैसे विपक्ष हो, कांग्रेस हो या डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो इनके इशूज को भी एड्रेस किया है, लेकिन इनको देश में इस वक्त के बिल को लेकर सियासत करना है। अभी आज इमरान मसूद वो सबसे बड़ी बारगाह जो है सज्जादा नसीर अजमेर शरीफ की दरगाह की, उनको दलाल, उनको बेईमान कह रहे हैं, तो जिस तरह गालियां दे रहे हैं, इसका खामियाजा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमने तो जेडीयू हो या हमारी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की हो, चिराग पासवान की, सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी जेपीसी के मेंबर थे, और जो भी उनके इशूज हैं उसको उसी समय हमने अपने मीटिंग में सभी इशूज को, सभी कंसर्न को एड्रेस किया है। वो सारे इंक्लूड हुए हैं। जब क्लास बाय क्लास वोटिंग हुई है तो हमने उसमें एक साथ वोट किया है, तो सभी संतुष्ट हैं। अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि जेडीयू शायद नहीं देती या चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ देंगे, लेकिन हम ये बेहतर के लिए बिल ला रहे हैं। सरकार गरीबों के, मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमान, खवातीन या बच्चों के भलाई के लिए इतनी बड़ी रेलवे सेना के बाद वक्त की प्रॉपर्टी है। अभी वक्त की प्रॉपर्टी से क्या लाभ गरीब को? पर 3 बड़ी रियायतें जो आ गई हैं अब बिल में, एक तो वक्फ पर यूजर का रेट्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी होगा, यही 2, और एक डिजिटल अपलोडिंग के लिए समय दिया जाएगा जो टीडीपी की मांग थी। ये तीनों चीजें आप लोग ने बिल में इंक्लूड कर बिल्कुल इंक्लूड कर लिया, और भी कर लिया है कि जैसे ट्रिब्यूनल में अमेंडमेंट में था कि 2 लोग रहेंगे जी, कि ये हो रहा था कि 2 में अगर जज हैं, डीएम हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ कैसे होगा, तो हमने उसमें इस्लामिक स्कॉलर डाला है कि अब कोई ट्रिब्यूनल का फैसला होगा तो उसमें इस्लामिक स्कॉलर भी रहेगा। तो कल जो बिल आएगा आप देखेंगे कि ये अगर राजनीति इनको नहीं करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो ये बिल इससे बेहतर गरीब या पसमानदा मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है, और इसका उनको समर्थन करना है। लेकिन
सुधांशु जी, लगातार विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जेपीसी में जो उनके सुझाव थे वो शामिल नहीं किए गए हैं। आपने जेडीयू के 3 सुझाव, टीडीपी के सुझाव तो मान लिए, वो कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्ट में इसको आप मत लाइए, यानी पहले से जो कुछ है उस पर नहीं। लेकिन जो विपक्ष के नेताओं के सुझाव थे वो आपने नहीं शामिल। इसके बाद मैं चाहती हूँ आप भी बताएं, क्योंकि आप भी गए थे जेपीसी में। सुधांशु जी, हमको भी थोड़ा दिए ना, सारा रूलिंग क्लास को ही आप मौका दे रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सवाल भी हम ही से है जनाब। मैं जवाब दे सकता हूं? बोलिए। मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश ने देखा है, आज तक भारत के इतिहास में किसी जेपीसी में बोतल तोड़ के फेंकी गई है चेयरमैन के आगे? आपको लगता है कि ये लोग वो हैं जो अपनी बात को कायदे से, तर्क से रख रहे होंगे? और वो जनाब सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री करते हुए पूरे देश ने देखा था। और फिर वो जो दूसरे वाले उसका वीडियो बना रहे थे, आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति के जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए, देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने सम्मानित व्यक्ति की मिमिक्री करने वाले लोग और उनका वीडियो बनाने वाले कांग्रेस के चिरयुवा लोग और अंदर बोतल तोड़ने वाले लोग जो बाहर आकर प्रेस के सामने सिर्फ यही कह पाए ना कि हमने ये नहीं बोला जा रहा। अरे क्या ये बता दीजिए ना, वाज़ेह कर दीजिए कि जगदम्बिका पाल जी ने अपोजिशन को सजा दिया मिमिक्री करने की, इसलिए कबूल नहीं किए। संशोधन ठीक है, लेकिन उनका आचार अच्छा नहीं था, इसलिए कबूल नहीं किए। हर कदम पे क्लियर कीजिए ना। सवाल यही है कि आप बोलिए रहमानी साहब, अब बोलिए। आप वैसे बीच में लगातार बोलते हैं, आपकी आदत खराब है, लेकिन अब आप बोलिए। लेकिन देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, इन्होंने शेर पढ़ा था, मैं शेर का जवाब देता हूँ बीजेपी और अपोजिशन के लिए भी, कि मुझे शादाबिये सहने चमन से खौफ आता है। यही अंदाज थे जब लूट रही थी जिंदगी मेरी। एक तरफ आप मीठा मीठा बोल रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन मीठा मीठा बोल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ये शरई मामला नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दायरा कार है शरई, ये सियासी मामला है, ये समाजी मामला है। पर्सनल लॉ बोर्ड का दायरा कार कल विपक्ष विरोध कर तो रहा है पार्लियामेंट में। देखिए, सड़क पे कहा, पार्लियामेंट में तो विपक्ष ही बोलेगा, सड़क पे आपने मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख दी। ये देश का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मामला है। राहुल गांधी नहीं आए सड़क पे, अखिलेश नहीं आए सड़क पे, ममता बनर्जी नहीं आई सड़क पे, आपके स्टालिन साहब नहीं आए सड़क पे। तो ये मुसलमानों को भेड़ बकरी बना के इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज, हम अपोजिशन में, हम इस बिल का समर्थन नहीं करते, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं, तमाम अपोजिशन से कहते हैं, सड़क पे आना है तो आप आइए, मुसलमानों को मत लाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है ये, खाली ये कोई शरई इशू नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने कंधे पे बंदूक रख के, आपने भी डील कर रखी है। पर मुझे लगता है किससे? पर्सनल लॉ बोर्ड से। इनकी जबान और पर्सनल लॉ बोर्ड की जबान में कोई फर्क नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि वो लोग तो जंतर मंतर पे बैठे थे काली पट्टी बांध के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मैंने तो नहीं बांधी काली पट्टी। मुझे नहीं लगता कि मुझे काली पट्टी बांधने की कोई जरूरत है। राजनीति में पॉलिटिकल स्टेक है, चंद्रबाबू नायडू जी का एक पॉलिटिकल स्टेक है जो पर्सनल साहब आप जेपीसी में गए थे, इसके बाद में अंसार रजा साहब, नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल स्टेक है। जेपीसी में जो ये बिल अमेंडमेंट का प्रस्तुत किया जा रहा है, आपने कुछ सुझाव दिया था। हाँ, क्या हमने पूरा उसको अध्ययन किया, पढ़ा और हमने उसका समर्थन किया है। हम उस पर एग्री हैं, जो जो यहाँ पर बिल में अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं हम उस पर एग्री, हमने उसे समर्थन दिया। दूसरी बात कि विपक्ष के सुझाव को क्यों नहीं स्वीकार किए गए। आपका सजेशन विपक्ष सुझाव, विपक्ष हम पूरी तरीके से सहमत है, समर्थन में है उसकी, जो सुधार लाए हैं, ठीक है। दूसरी बात विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं स्वीकार किया गया। विपक्ष सुझाव देने की बजाय केवल विरोध कर रहा है कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो भाई सुझाव दो, तो क्या सुझाव थे आपके, बताओ। केवल विरोध कर रहे हैं, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए एक पार्टी आकर करेगी, अनुभव तो बताइए, एक सेकंड अपना अनुभव तो बताइए, जेपीसी में क्या हुआ था? जेपीसी में क्या हुआ था जब आप गए थे? जेपीसी में हम गए, हमने जब इस बिल का समर्थन किया तो कांग्रेस और एमआईएम के लोगों ने हमें बोलने से रोका था और गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। अभी भी मैं यहाँ बैठा ना, तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे तुम ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। ये चीज वहां पर भी हुई थी।
मीडिया में जब आप बैठ रहे हैं तब विरोधी लोग पहले से आपको धमका कर घुस, वहां भी वो लोग यही कर रहे थे, क्योंकि जेपीसी की बातें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये संसद के अंदर भी कर रहे हैं, पर्दे के सामने भी कर रहे हैं, पर्दे के पीछे भी कर रहे हैं, और यहाँ पर दिखाई भी देता है। आप खुद कह रही हैं, आप पर वर्बल और फिजिकल एब्यूज करने की कोशिश यहाँ भी की जा रही है। तब मैंने कामराज कहा था आपको, सोचिए वहां पुरुषों के साथ क्या होता होगा जब महिलाओं को नहीं छोड़ रही है। अब मौलाना अंसार रज़ा साहब आप बताइए, देखिए की बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, क्या हुआ पॉइंटेड बताइए कि क्या है, मतलब कौन से बिंदु पर आपको लगता है कि ये गलत है, मतलब पॉइंटेड बात हो ना खाली। पहली बात तो कि जब तक वो मसौदा सामने नहीं आएगा लोगों को फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि ये आएगा ये नहीं आएगा। हमारा तो मतलब ये है, सिर्फ एक पॉइंट का सवाल है मेरा सुधांशु जी से, कितनी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कि जो हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंटों के कब्जे में है और माफियाओं के कब्जे में, वो छुड़ा के हमारे गरीब बेवा यतीमों के हवाले कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। और उसका बिल में क्या प्रोविजन है वो बता दीजिए बस। पता चल जाएगा। देखिए पॉइंटेड सवाल है, और मुझे लगता है कि अब आपको बहुत ही इजी रास्ता इन दोनों ने दे दिया है, यानी उम्मीद बिल, आप इस बिल को कह रहे हैं और इनकी उम्मीद भी आप ही से है, आपकी सरकार से है। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है वो आप छुड़ाकर कैसे वाकई गरीबों के काम तक ले जाएंगे, इसका रोड मैप क्या है। और एक प्रश्न है जो मैं इसमें जोड़ रही हूँ सुधांशु जी, आखिरी प्रश्न है, देखिए बीजेपी के लिए हमेशा ऐसी परिस्थिति में एक संकट बन जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आपकी पार्टी हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, तभी आप कोई भली मंशा लेकर भी अगर ट्रिपल तलाक बिल लाते हैं हटाने के लिए, या अब ये वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको शक की नजर से देखा जाता है। देखिए, हम ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जैसा मौलाना साहब ने कहा, जनाब आपने खुद बोल दिया कि अभी आपने बिल की तहरीर देखी नहीं, तो फिर तकरीर कैसे शुरू कर दी। इसीलिए इंतजार करिए, आप देखिए और पूरा इत्मीनान रखिए कि ईमानदारी के साथ सभी को जस्टिस इंश्योर करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। और जो माफियाओं की बात कही है जनाब, माफियाओं पे तो हमारी सरकार और राज्य सरकारें कितनी सख्त हैं, इसकी बानगी आप पहले भी देख चुके हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान रखिए, कोई माफिया आप किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। अच्छा बिल हुआ तो कल बड़ी खबर है जिसके साथ हम बुलेटिन का अंत करें। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। वक्फ बिल का लोकसभा में सपोर्ट करेगी जेडीयू, व्हिप भी जारी कर दिया गया है। 3 दिनों तक सभी सांसदों को सदन में रहने के लिए कहा गया है। अब देखिए, कल सुबह 12 बजे ये बिल पेश होने का अभी तक का वक्त दिया गया है। विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, सरकार की तरफ से वक्ताओं का नाम सामने आ गया है। कल इस बड़ी बहस पर आप कवरेज देखते रहेंगे, देखते रहिए आज।